हाय एवरीवन, स्टेट्स ऑफ मैटर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5.15 तक करा था हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5.16। बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा सा भी है। क्वेश्चन को लिखना होगा हमें, फिर अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है पे लोड is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of balloon calculate the payload when a balloon of radius 10 meter mass 100 kg is filled with helium at 1.66 bar at 27 डिग्री सेल्सियस। दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब, आर भी दे दिया है 0.083 बार पर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। प्रेशर वगैरह भी दिया हुआ है 1.66 बार। ये तो खैर डायरेक्ट दिया हुआ है। अब ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। एक टर्म यहाँ इस्तेमाल किया गया है पे लोड, और ये पे लोड है क्या, तो डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बैलून। देखो, जैसे मान लो कि यह एयर है, ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं, नीचे से एक बैलून छोड़े हम, अब मान के चलो कि बैलून इतना बड़ा है, ऐसे दिखाते हैं, ब्लैक से ही बैलून है। अब जब यह बैलून ऊपर उड़ेगा तो इसके बगल में जो सब एयर है वो सब एयर को हटाएगा, तब तो आगे बढ़ेगा। अगल बगल में जो एयर है वो सब एयर को किनारे करते जाएगा, तब जा कर के आगे बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, कि कितना एयर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उसका मास माइनस ये जो बैलून का मास है, उसे ही हम कहते हैं पे लोड। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बैलून को हम क्या कहते हैं, पे लोड। समझ गए क्या था? पूरा एयर है, नीचे से बैलून छोड़े, बैलून जब ऊपर जाएगा तो इसके सामने जो एयर आ रहा है उस एयर को वहाँ से हटाएगा, तभी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो जितना एयर हटा उसका मास माइनस ये जो बैलून का मास है, तब निकल जाएगा पे लोड। ये बात समझ गया। अब आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द पे लोड, तो यही पे लोड निकालना है डिफरेंस करके। व्हेन ए बैलून ऑफ रेडियस 100 मीटर मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम
at 1.66 बार at 27 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कि वह पे लोड कितना होगा जब एक 10 मीटर रेडियस का बैलून जिसका मास 100 केजी है उसमें हीलियम गैस भर करके छोड़ा गया है। उस हीलियम गैस का प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो देखो बैलून का मास तो हमें पता चल रहा है 100 केजी। हमें मास निकालना होगा इसका, ये जो एयर डिस्प्लेस कर रहा है इस एयर का मास कितना है। तो ई एयर का मास यदि निकाल लेते हो तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बैलून, तो पेलोड निकल जाएगा। अभी कितना एयर यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना एयर, वो तो बैलून के साइज पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा ना। वो बैलून के साइज पे, मान के जो बैलून इतना छोटा है तो इतना ही एयर को डिस्प्लेस करेगा। अब बैलून यदि बड़ा है तो फिर ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले हम इस बैलून का साइज निकाल लें। साइज मतलब इसका वॉल्यूम पता कर लें कि वह बैलून कितना जगह घेर रहा है, उतना ही एयर वहाँ से डिस्प्लेस्ड होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ बैलून होगा वो कहीं ना कहीं एयर के वॉल्यूम को बतलाएगा। फिर एयर का डेंसिटी वगैरह करके हम लोग मास निकाल लेंगे, और जब डिस्प्लेस्ड एयर का मास निकल जाएगा तो बैलून का मास भी हो जाएगा, और वहाँ से हम जो है उसे पेलोड का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमें टारगेट करना है सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना, उसके बाद फिर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालना, और तब जाकर के फाइनली हम लोग पहुँचेंगे वहाँ जो निकालना है। ठीक है, अब डाटा के अनुसार चलें हम लोग। वॉल्यूम निकालना है बैलून का, उसके लिए रेडियस दे करके रखा है, स्फेरिकल मान करके चलना है बैलून को। तो देखो रेडियस दिया हुआ है बैलून का, रेडियस बैलून का दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो, स्फेरिकल मान रहे हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ लिख देते हैं स्फेरिकल बैलून। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 10 का क्यूब। इसे सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 4186.7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यही जो वॉल्यूम ऑफ बैलून हुआ यही वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बैलून बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एयर, जो एयर डिस्प्लेस कर रहा है, तो है 4186.7 मीटर क्यूब। ठीक है, अब एयर का देखो डेंसिटी दिया हुआ होगा, कहीं कहीं तो दिया हुआ होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ से मास निकाल लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम दिया हुआ है 4186.7 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ख़त्म, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5024.04 kg। कितना आसान हो गया देखो। ये हो गया मास ऑफ एयर, डिस्प्लेस्ड एयर, जो एयर वहाँ से हटा था, जो कि हम लोग निकाले पहले वॉल्यूम, उसके बाद वहाँ से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। एक स्टेप का काम हो चुका है यहाँ से। अब यहाँ से हम निकालें उस गैस का मास जो कि बैलून के अंदर प्रेजेंट है। ये तो बैलून का मास केवल दिया है ना, मास ऑफ 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम, कि 100 kg का बैलून है उसमें फिर हीलियम भरा गया है। तो हीलियम कितना भरा गया, उसका मास प्लस बैलून का मास, तब जाकर के टोटल मास निकलने वाला है वहाँ से। तो हीलियम के लिए जो डाटा दिया हुआ है, प्रेशर है 1.66 बार, इसके लिए टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 + 273 हो जाएगा 300 केल्विन। फार्मूला हम पढ़े हैं PV = nRT, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम n निकाल सकते हैं, PV = RT। क्या अब वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम तो कैलकुलेट किए हम लोग, इधर बैलून का वॉल्यूम ऑफ बैलून तो कैलकुलेट किया हुआ है ऐसा। तो प्रेशर हो गया 1.66 बार, वॉल्यूम है 4186.7 मीटर क्यूब। और चूंकि R यहाँ जो है ना डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इस मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में बदलना होगा। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, तो मीटर क्यूब में 10 का पावर क्यूब हो जाएगा, मतलब कि 1000। तो यहाँ हम लोग 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब करने वाले हैं।
और तब R पुट करो 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल इंटू 300 केल्विन। तो यहाँ से जाकर के नंबर ऑफ मोल निकलेगा गैस का, जो कि आता है 279.11 इंटू 10⁻³ मोल। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकला। गैस कौन गैस? हीलियम गैस, जो उसमें भरा हुआ है, हीलियम गैस का नंबर ऑफ मोल। अब हीलियम गैस का मास हम लोग जानते हैं, मास ऑफ हीलियम गैस 4 होता है। तो यहाँ से जब टोटल मास निकल जाएगा हीलियम गैस का, अरे 1 मोल हीलियम का मास 4 होता है, तो इसमें टोटल इतना मोल प्रेजेंट है, तो टोटल मास निकालना होगा ना। तो 279.11 इंटू 10⁻³ इंटू 4, तो याद आता है 1116.4 kg। एक ग्राम में आएगा, क्योंकि मोलर मास जो होता है या एटॉमिक मास ग्राम में होता है, तो ग्राम को केजी में बदलोगे तो 10⁻³ लगाना होगा तुम्हें, तब जा कर के ग्राम केजी में बदल जाएगा। तो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको केवल इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। तो मास ऑफ गैस निकल गया, मतलब वही मास ऑफ बैलून निकालना होगा। अब यहाँ से हमें मास ऑफ बैलून निकालना होगा। मास ऑफ बैलून, तो बैलून खुद था 100 kg का और उसमें गैस भरा गया 1116.4 kg। कितना आ जाएगा? 1216.4 kg। अब यहाँ से निकाल दो पे लोड। क्या था? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बैलून। डिस्प्लेस्ड एयर का मास यहाँ हम लोग निकाले हैं 5024.04 kg माइनस 1216.4 kg। डिफरेंस निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3807.6 kg इज द आंसर। यही था क्वेश्चन। समराइज कर देते हैं इसको एक बार, शॉर्टकट तुरंत से दिमाग में चला जाएगा। क्या था क्वेश्चन कि कोई बैलून है, बैलून का केवल मास, खाली बैलून का मास 100 kg था। उस बैलून में हमने हीलियम गैस भरा, टेम्परेचर प्रेशर उसके लिए गिवन है। तो जब हीलियम गैस भरे तो हीलियम गैस भरने के बाद बैलून फूलेगा, तो अपना बैलून का मास 100 kg था, फिर हीलियम गैस जितना केजी भरे होंगे तो पूरा जोड़ दोगे तो बैलून का टोटल मास निकल जाएगा, खुद का प्लस हीलियम गैस का। अब कह रहा है कि उस बैलून को जो हम छोड़ रहे हैं ऊपर, तो जब ऊपर जाएगा तो उसके सामने जो भी एयर आएगा उसको वहाँ से हटाते जाएगा, तब तो ऊपर बढ़ेगा। तो जितना एयर वहाँ से हटेगा वो है डिस्प्लेस्ड एयर। तो जितना एयर वहाँ से हटा माइनस बैलून का जो टोटल मास था, यही कहलाता है पे लोड। वही पे लोड निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि उस डिस्प्लेस्ड एयर का मास निकाला। और डिस्प्लेस्ड एयर का मास कैसे निकला? तो पहले तो हम वॉल्यूम निकाले कि उस पूरे एयर का वॉल्यूम कितना होगा। डेंसिटी गिवन था, तो डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके मास। अब उस एयर का वॉल्यूम वही होगा जो उस बैलून का होगा, क्योंकि बैलून ही ऊपर जा रहा है, तो बैलून जितना बड़ा होगा उतना ही एयर को वहाँ से हटाएगा। तो बैलून का पहले हम वॉल्यूम निकाल लिए, स्फेरिकल मानते हुए उसे 4/3 πr³ फॉर्मूला लगा करके। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, डेंसिटी दिया था, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। उसके बाद फिर हम निकाले मास ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल निकाल के, बैलून का टोटल मास, लास्ट में डिफरेंस निकाल दिए, तो वही निकल गया पे लोड। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन था, थोड़ा अलग सा था। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करोगे तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5.17। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 at 31.1 डिग्री सेल्सियस and 1 bar pressure देखो मास यहाँ से गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का 8.8 ग्राम, टेम्परेचर गिवन है 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो 31.1 + 273 कितना जाएगा 0.1 ये 304.1 केल्विन। प्रेशर डायरेक्ट गिवन है 1 बार। नहीं लग रहा PV = nRT का फॉर्मूला लगना चाहिए, क्या कि निकालना भी है। अब nRT में वहाँ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास CO2 का निकालोगे 12 + 16 × 2 तो आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल ही निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 8.8 ग्राम 44 ग्राम पर मोल। पॉइंट हटेगा यहाँ 10, ये 2 बार में कट जाएगा तो 0.2 मोल हो गया। अब हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं PV = nRT, सो यहाँ से V निकालना है ना, तो V = nRT/P। n आ गया है 0.2 मोल। R कौन सा लोगे, तो ये बार में दिया हुआ है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना है 304.1 केल्विन। प्रेशर 1 बार, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा प्रेशर का, ये बार बार ख़त्म हो जाएगा, मोल ख़त्म, केल्विन ख़त्म, लीटर में आ जाएगा जो भी है 0.2 0.083 304.1 लीटर, कितना आएगा 5.048 लीटर। ये तो सिंपल सा था। आगे देखें अब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.18। कह रहा है 2.9 ग्राम ऑफ योर गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम। तो फिर से इसको लिखना ही होगा, 2.9 ग्राम ऑफ योर गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस occupied the same volume as 0.184 gram of dihydrogen at 17 degree Celsius at the same pressure, at the same pressure. So what is the molar mass of the gas? कोई भी एक अननोन गैस है, ठीक है, उस गैस का मास दिया हुआ है, मास ऑफ द गैस गिवन है 2.9 ग्राम, टेम्परेचर गिवन है 95 डिग्री सेल्सियस, तो 95 + 273 368 केल्विन। अब बोला इस गैस का वॉल्यूम वही है जो इतना ग्राम डाइहाइड्रोजन का है, तो देखो मास ऑफ डाइहाइड्रोजन इस बार दिया हुआ है 0.184 ग्राम, टेम्परेचर इसके लिए दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस, जोड़ो 273 तो आ जाएगा 290 केल्विन। प्रेशर यदि इसका x मानते हो तो इसका भी प्रेशर x है, वॉल्यूम दोनों का सेम है y, तो वॉल्यूम इसका भी क्या है y, सेम है।
तो बताना है मोलर मास गैस का क्या होगा। तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दो ना, PV इक्वल टू nRT। यहाँ से n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू RT। वॉल्यूम दोनों का सेम दिया ही हुआ है, यहाँ से भी n निकालोगे, PV बाई RT। इसको N1 कर दो, इसको N2 कर दो, तो N1 बाई N2 निकाल दो। N1 बाई N2 निकाल दोगे तो ये PV बाई RT, और यहाँ भी PV बाई RT। तो देखो इसमें से अननोन चीज़ मैंने अलग अलग, तो टेम्परेचर है तो इसको T1 कर दो, इसको T2 कर दो, T1 T2। तो ये PV RT1, ये RT2 PV, PV ख़त्म। प्रेशर वॉल्यूम दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर, R ख़त्म। तो N1 बाई N2 बराबर T2 बाई T1। अब N1 हो जाएगा W1 बाई M1, ये W2 बाई M2, T2 बाई T1। अभी W1 बाई M1, M2 इंटू W2 इक्वल टू T2 बाई T1। वो तो गया। WN मास ऑफ गैस, इसको W1 मान लिए हैं, तो ये 2.9 है। M1 निकालना है। मास ऑफ हाइड्रोजन 0.184, मोलर मास 2, सॉरी यहाँ मोलर मास लेना था 2, और गिवन मास हो जाएगा 0.184 इक्वल टू T2 बाई T1। T2 है 290, T1 है 368, तो इसको इधर लिख देते हैं 2.9 बाई M1 इंटू 2 0.184 बराबर यहाँ 290 बाई 368। बस इसे सॉल्व करके M1 निकाल दो, हो जाएगा। चालीस आएगा, 40 आ जाएगा यहाँ से। दिस इज द आंसर। एक अंतिम क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5.19, लास्ट क्वेश्चन, NCERT बुक से। थोड़ा सा कंसेप्ट बना हुआ रहता है यदि चैप्टर का, तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होता। हाँ, कोई क्वेश्चन एकदम नया है तो फिर अलग ही बात है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो एक ही जैसे होते हैं। फिर 5.19 कह रहा है मिक्सचर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर कंटेन्स 20% बाई वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन प्लस डाई ऑक्सीजन, प्रेशर गिवन है 1 बार, और इस मिक्सचर में कह रहा है कि 20% बाई मास H2 है। तो कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो बताना है डाईहाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। है तो बड़ा आसान है। मान लो कि मास ऑफ डाईहाइड्रोजन प्लस मास ऑफ डाई ऑक्सीजन 100 ग्राम है। अपने से परसेंटेज में दिया रहेगा तो अपने से इतना मान लेना है। अब इसमें से 20% बाई मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 100 का 20% मतलब 20 ग्राम। तो यहाँ से मास ऑफ डाई ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 80 ग्राम। दोनों का मास निकाल लिए। अब दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल डाईहाइड्रोजन का गिवन मास 20, मोलर मास 2, तो 10 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का गिवन मास 80, मोलर मास 18, तो 2.5 मोल। फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये दिया हुआ है 10, निकाले हैं 10 हम लोग, ये 10 प्लस 2.5, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का निकल जाएगा 10/12.5।
चाहो तो सिंप्लीफाई करो, यहाँ 10 लगा दो, 5 बार में कट जाएगा 25, ऐसे फिर 5 बार में तो आ जाएगा 4/5। अब पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या हो जाएगा, डाल्टन्स लॉ पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला था। तो मोल फ्रैक्शन आया 4/5 और टोटल प्रेशर है 1 बार, इतना ही रहेगा 4/5 बार मतलब 0.8 बार। दिस इज द आंसर। एकदम आसान सा क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, पूरे मिक्सचर का प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, टोटल प्रेशर। अब बोल रहा है कि उस मिक्सचर में 20% बाई मास डाई हाइड्रोजन केवल है, तो 20% माने 100 में 20, इसलिए स्टैंडर्ड तौर पे मास हम लोग 100 ही मान लिए। अब उस 100 में 20 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, तो बाकी 80 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। दोनों का मास पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और एक बार मोल फ्रैक्शन निकल गया, टोटल प्रेशर हमें पता है, तो वहाँ से पार्शियल प्रेशर के लिए जो डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर होता है उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट का, तो वहाँ से पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से NCERT बुक में जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे अभी तक जो टॉपिक हमने करा इस चैप्टर में, और लगभग इतना ही है, इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल है नहीं इसमें, तो पूरा हम लोग कर चुके हैं। अच्छे से एक बार रिवीजन करोगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस NCERT बुक से ही आते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि NN सिन्हा बुक से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। NCERT पूरा बना चुके हैं, ऐसे ही कुछ कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा उसमें, नया कुछ आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है NN सिन्हा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।